Assalamu alaikum. Today we have to start our chapter number 3, that is thermal properties of solids. As you know that thermal means heat. It means that the properties associated with the solids that are regarded with the change in the heat or any kind of change in the behavior of the solid due to the heat transfer. As you know, or if you think that when you are out on the beach, have you noticed that the water is cold whereas the sand is hot? The sun is the same there, then why is the difference in the temperature? Here you can see a picture which is depicting that the sun is on the same place for all the things, for the sand and the water, but the water felt is cold but the sand is felt hot. You must have given it a thought. The temperature of a solid and liquid element rises when we supply heat to it. If we supplied the same amount of heat to two different kind of solids, then rise in temperature may be different in both the solids. आपको पता है कि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएं और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएं तो जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा. अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर दो डिफरेंट किस्म के सॉलिड्स को प्रोवाइड करें, दो डिफरेंट किस्म के सॉलिड्स को सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें, लेकिन जो सॉलिड्स होंगे उनका टेम्परेचर दोनों का आपस में ही डिफरेंस होगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड, द राइज इन टेम्परेचर वेरीज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड्स. इस तरह आप क्या कह सकते हैं कि अगर सॉलिड की नेचर चेंज हो जाए तो राइज इन द टेम्परेचर जो होगा वो डिफरेंट किस्म के सॉलिड्स के लिए सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि उसकी नेचर डिफरेंट है. दिस फिनोमेना इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. जैसे आप कह सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है या एक ही घर से बिलोंग करने वाले पर्सन हैं, दो बहन भाई हैं, दो बहनें हैं या दो भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत में रहते हैं, पेरेंट्स सेम है लेकिन उनकी नेचर डिफरेंट होती है. एक कूल माइंडेड होता है, एक हो सकता है हॉट माइंडेड हो. ठीक है, एक की एब्जॉर्प्शन नेचर और तरह की होगी, एक की एब्जॉर्प्शन नेचर और तरह की होगी. तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी डिफरेंट हो जाती है ना. तो जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. कि वो सॉलिड्स जिनके लिए अगर आप सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करें और डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर उनकी जो हीट की कैपेसिटी है या हीट एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट हो जाए, तो आप इसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अभी पिछली पिक्चर में आपने देखा कि सन तो एक ही है लेकिन सॉलिड और लिक्विड दो डिफरेंट तरह की चीजें हैं, दो डिफरेंट तरह के मटेरियल्स है, मैटर है. तो लेकिन जो आपको पानी है वही हीट अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ठंडा महसूस हो रहा है, और वही चीज अगर सैंड अब्जॉर्ब कर रही है तो वो जो है वो उसका टेम्परेचर और है. तो इसका मतलब नेचर डिफरेंट हो गई आपकी, तो जो एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो भी डिफरेंट होगी, सैंड की डिफरेंट होगी, लिक्विड की वाटर की डिफरेंट होगी. तो इसको आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब बात आती है स्पेसिफिक हीट या लैटिस हीट कैपेसिटी, यानी कि हम जब सॉलिड्स की बात करें, लैटिसेस की बात कर रहे हैं, लैटिसाइड्स पे आपके एटम्स पड़े हुए हैं, तो उनकी स्पेसिफिक हीट को आप कैसे डिफाइन करेंगे. द स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. यानी कि एक लैटिस पर यूनिट मास, एक जो पर यूनिट मास है उसका अगर आप 1 डिग्री राइज करें तो उसको आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कहेंगे. द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर चेंज इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ शोन बिलो. जो आपका रिलेशनशिप है कि हीट प्रोवाइड की और टेम्परेचर में क्या चेंज आया. ठीक है, कितना आपने हीट किया और टेम्परेचर में क्या चेंज आया. यानी कि अगर दो डिफरेंट सॉलिड थे या दोनों दो डिफरेंट तरह के सॉलिड थे लेकिन हीट एक जैसी थी, तो दोनों के टेम्परेचर में क्या चेंज आया वो हम ये जो आपके नीचे अपने फॉर्मूला देख रहे हैं, Q इज इक्वल टू सी एम डेल टी, इससे आप शो करते हैं वेयर सी इज द स्पेसिफिक हीट कि कितना चेंज आया. ठीक है, द रिलेशनशिप डज नॉट अप्लाई इफ अ फेज चेंज इज अकर्ड. लेकिन ये रिलेशनशिप उस वक्त अप्लाई नहीं होगा अगर फेज चेंज हो जाए, यानी सॉलिड
में स्पेसिफिक हीट का की ऑब्जर्व तब तक करेंगे जब तक वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में नहीं बदल जाएगा। लिक्विड से बदलने से पहले पहले तक जो स्पेसिफिक हीट है उसका चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ही उसका फेज चेंज हो, उसकी हालत चेंज हो जाएगी, सॉलिड से वो लिक्विड में बदल जाएगा, तो फिर ये फिनोमेना उसके ऊपर रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होगा। बिकॉज द हीट एडिड और रिमूव ड्यूरिंग अ फेज चेंज डज नॉट चेंज द टेम्परेचर, क्योंकि जब फेज चेंज हो रही होती है या चेंज हो जाती है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या कहें कि पानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो जो है वो स्टीम या वेपराइज होने लग जाता है, और उसी टेम्परेचर पे आप कहें कि आपका सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। तो जब सॉलिड से लिक्विड में बदल गया तो आपका जो जब फेज चेंज हो गई, अब टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो फिर दोबारा से दूसरी तरह की चेंजिंग आने उसमें लग जाएगी। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने के दौरान जितनी हीट आपने प्रोवाइड की और जो टेम्परेचर में चेंज हुआ लिक्विड में बदलने से पहले तक, दैट इज द लैटिस स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और जब फेज चेंज हो जाएगी फिर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, heat added is equal to C, that is the specific heat, M is the mass and change in the temperature del T. Here you can see another picture depicting the specific heat capacity for a metal spoon, और एक तरफ है आपके पास वुडन स्पून। तो आप जब आप उसको टेम्परेचर सेम प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो मेटल स्पून है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया और वुडन स्पून जो है वो कम हीट अप हुआ। अब वुडन जो है वो इज लाइक अ इंसुलेटर टाइप एंड मेटल इज सॉलिड दैट एब्जॉर्ब्स हीट। तो इसका मतलब जो मेटल होगा वो क्या करेगा कि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब, दोनों सॉलिड्स ही हैं लेकिन नेचर डिफरेंट है। वो मेटल है, वो वुड है, नेचर डिफरेंट है लेकिन हीट एक जैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। It is denoted by C. The specific heat of a substance is defined as the heat required to raise the temperature of 1 gram of molecule of the substance through 1 degree centigrade. 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री राइज, मॉलिक्यूल किसका, फॉर एग्जांपल वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर आप 1 डिग्री राइज उसका टेम्परेचर करवा देंगे तो बस क्या होगी, स्पेसिफिक हीट होगी। C is equal to dq over dt or C is equal to del q over del t, where dq is the amount of heat added to a system to raise its temperature from T to T plus del t dt, जो चेंज किया आपने टेम्परेचर। यहाँ पर आप एक और पिक्चर देख सकते हैं। अब इसमें देख रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट इट टेक्स टू रेज द 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखिए राइट साइड पर कि हाउ इजी और हार्ड एन ऑब्जेक्ट इज टू हीट अप, हाउ फास्ट डज इट एब्जॉर्ब एनर्जी, कि कितना आसान या मुश्किल होगा एक ऑब्जेक्ट को हीट अप करना और कितनी जल्दी वो हीट एब्जॉर्ब कर सकेगा। ठीक हो गया ना, नेचर डिफरेंट हो जाएगी। मेटल्स हैव अ लो स्पेसिफिक हीट, उनकी स्पेसिफिक हीट क्या है, लो है, जल्दी गर्म हो जाएगा। और वाटर की जो है स्पेसिफिक हीट क्या है, वो ज्यादा, यानी वो देर से हीट अप होगा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। और नीचे देखिए ब्रास है, ब्रॉन्ज है, मेटल स्लज, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर का, ये डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स है मेटल्स की। इनकी स्पेसिफिक हीट क्या है, कम है, डिफरेंट भी होगी और कम भी होगी। और जो वाटर है उसकी हाई, उसकी क्या स्पेसिफिक हीट क्या है, हाई है, यानी कि कितनी वो हीट चेंज लेकर आ सकता है, यानी देर से ही उसका टेम्परेचर राइज अप करेगा ना, मेटल जल्दी हीट अप हो जाएंगे, सॉलिड्स है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इज वो किसके इक्वल हो गया, वो 4.186 जाउल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज हायर देन एनी अदर कॉमन सब्सटेंस। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है किसी भी कॉमन सब्सटेंस से ज्यादा है। एज ए रिजल्ट वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, या टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए वाटर जो, जैसे गाड़ियों में अगर आप पानी, गाड़ी गर्म हो जाती है, पानी आप उसमें डालते हो, उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है ना, तो वो जल्दी से टेम्परेचर का, गाड़ी का टेम्परेचर चेंज कर देगा। हम कहीं गर्मी से आते हैं, हमारा टेम्परेचर हाई हुआ था, हम पानी पीते हैं, हमारा टेम्परेचर भी रेगुलेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पानी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इस वजह से भी ज्यादा है। The specific heat per gram for water is much higher than that of a metal as described in the water metal example. For most purposes, it is more meaningful to compare the molar specific heat of the substances. अब कई जगहों पर जो है वो molar specific heat of the substances को include करना, compare करना ज्यादा जरूरी है।
कि आपके पास एक तरफ वाटर है, एक तरफ आयरन है। वाटर के लिए वही 100 ग्राम है और दूसरी तरफ आयरन भी 100 ग्राम है। लेकिन जो टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री राइज करवाते हैं तो उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, 100 कैलोरीज उधर भी है। अब उसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा, यानी कि एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और इधर क्या है, वही आयरन है 100 ग्राम में, लेकिन उनकी टेम्परेचर क्या है, कितनी, उतने ही टेम्परेचर पे कितनी जल्दी चली जाती है, 1 डिग्री की बजाय कितना हो जाता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उनकी स्पेसिफिक हीट क्या है, कम, यानी जल्दी राइज अप आ जाता है। उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो देर तक उसको जो है वो बर्दाश्त कर सके, फौरी तौर पर हीटअप हो जाएंगे। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट कंडीशंस। अब कंडीशंस भी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपकी डिफरेंट बॉडीज अगर डिफरेंट हो जाएंगी तो कंडीशंस भी उनके लिए, मतलब अगर आप 2 पर्सन ही ले लें, उनके लिए बॉडी डिफरेंट होगी तो उनका टेम्परेचर की इंक्रीज करने की जो कंडीशंस है वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। इसी तरह मेटल की है, इसी तरह सॉलिड्स की आपस में है, मेटल्स की आपस में है, मेटल और सॉलिड की है, मेटल एंड लिक्विड की है, सॉलिड एंड लिक्विड की है। द मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ मोस्ट सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर and above are nearly constant in agreement with the law of Dulong and Pettit. मोलर स्पेसिफिक हीट जो है सॉलिड्स की, तमाम तरह के जो सॉलिड है रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है तकरीबन कहते हैं कि एक जैसे, ये किसने लॉ दिया था, लॉ ऑफ ड्यूलंग और पैटिट है जिसमें डिस्क्राइब किया था। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि इन 1819 using the room temperature data, Dulong and Pettit empirically found that the molar specific heat for solids is approximately CV is equal to 3R। कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल है, 3R, वेयर द R इज द गैस कांस्टेंट। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज द ड्यूलंग पैटर्न। ये यानी कि ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट ही रहता है, यानी ये तमाम सॉलिड्स के लिए ये वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको क्या कहते हैं, ड्यूलंग पैटर्न लॉ कहते हैं। लेकिन इसमें जो है वो बाद में चेंजेस आए थे, क्योंकि सॉलिड्स तमाम तरह के जो है वो सबके लिए कुछ ना कुछ वेरिएशन तो heat drops as quantum process because drop as quantum process becomes significant। जब टेम्परेचर लो हो तो स्पेसिफिक हीट का गिरना जो है कम होना चाहिए, वो क्वांटम प्रोसेस होता है। क्वांटम का आपको पता है छोटे लेवल पर, फोटोन लेवल पर वो जो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। द लो टेम्परेचर बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड बाय द आइंस्टाइन मॉडल, आइंस्टाइन डिबाय मॉडल। तो ये जो लो टेम्परेचर पर जो सिग्निफिकेंट बिहेवियर है, क्वांटम बिहेवियर जो है कि टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक का क्वांटम लेवल पे डिक्रीज करता है, स्पेसिफिक वो आइंस्टाइन डिबाय मॉडल में डिस्क्राइब किया था। तो जो है आपका ड्यूलंग पैटर्न, उसने कहा कि तमाम तरह के जो सॉलिड्स हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर उनका जो है वो कांस्टेंट CV इक्वल टू 3R रहेगा। लेकिन आइंस्टाइन डिबाय मॉडल में क्या है कि जो आपका टेम्परेचर जो लोअर पे जब आप आते हैं फॉल करता है तो वो क्वांटम प्रोसेस से डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब ड्यूलंग और पैटर्न मॉडल आइंस्टाइन मॉडल में फर्क आ गया। अब इसकी समरी अगर हम डिफाइन करें तो ड्यूलंग पैटर्न मॉडल 1819 में उसने कहा एटम्स ऑन लैटिस वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। देखा अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, तो किसी का किसी के ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन आइंस्टाइन मॉडल क्या कहता है, एटम्स ऑन लैटिस वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। वो भी यही कहता है कि आइंस्टाइन भी यही कहता है कि एटम जो है वो वाइब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑन देयर ओन प्लेसेस। कंप्लीटली ड्यूलॉन्ग पैटिट कहता है कि ये कंप्लीटली जो है ना क्लासिकल है बिहेवियर उसका। लेकिन आइंस्टाइन क्या कहता है कि लो टेम्परेचर पर वो क्लासिकल नहीं रहता बल्कि क्वांटम हो जाता है, क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर हो जाती है, यानी वाइब्रेशन जो होती है वो क्वांटाइज हो जाती है, फोटोनिक हो जाती है, ठीक है। आपने पीछे फोटॉन्स का भी और फोनॉन्स का भी बिहेवियर वो उसमें आपने पीछे पढ़ा है। तो हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर 3 N हीट कैपेसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, कितनी वैल्यू के साथ, 3 N। अब वो क्या कहते हैं, आइंस्टाइन क्या कहते हैं, एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंट गुड एट वेरी हाई 3 N यानी वो कहते हैं कि हीट कैपेसिटी जो है वो 3 N टेम्परेचर के जो है ना से इंडिपेंडेंट है। लेकिन वो क्या कह रहा है, आइंस्टाइन मॉडल क्या कह रहा है कि नहीं, ये इससे इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है एट वेरी हाई 3 N एंड वेरी लो एट 0 टेम्परेचर बट नॉट इन बिटवीन दैम। और पुअर एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंट जो है ड्यूलॉन्ग पैटिट कहता है कि जब एक्सपेरिमेंट किया ये सिर्फ पुअर एग्रीमेंट देता है, लो टेम्परेचर पर पुअर देता है लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये ठीक देता है। तो ये जो आइंस्टाइन है ये दोनों के लिए एक जैसा देता है, हाई के लिए भी और लो के लिए भी। To first law of thermodynamics,
द हीट एडिड टू अ सिस्टम इज यूज्ड अप इन टू वेज। आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है कि हीट जो है वो दो तरह से इस्तेमाल होती है, कि एक तो वो उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को राइज करती है, उसका टेम्परेचर बढ़ा के इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है, और दूसरा क्या करती है, टू डू सम वर्क ऑन द सिस्टम, के सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करवाती है जो हीट है, टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट जो है वो उसका वॉल्यूम को भी चेंज करवाती है। तो ये क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। अब ये दो चेंजेस भी इसमें आपने ऑब्जर्व करने हैं। अब हमने कहा कि अगेंस्ट द जो वॉल्यूम भी चेंज करता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। तो अगर आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो अब इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इफ हीट एडिड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन दैट इज गिवन एज CV इज इक्वल टू पार्शियल हीट डिवाइडेड बाय पार्शियल T दैट इज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे कि इफ हीट एडिड टू अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में बी एक्सप्रेस्ड एज CP इज इक्वल टू पार्शियल E ओवर पार्शियल T दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप क्या कहेंगे कि इन सॉलिड्स मोस्ट ऑफ द हीट सप्लाइड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। अब सॉलिड्स में क्या होता है कि जब आप हीट अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर वो उसकी पहले इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना शुरू करता है और तेजी से बढ़ाता है। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में अकर इन टू वेज। अब सॉलिड्स के केस में वो दो तरह से चेंज हो सकती है। द एटम्स विच ऑर्डिनरी वाइब्रेट freely about their equilibrium position are set in the regress vibrations, यानी जो अपनी पोजीशंस के ऊपर अगर मूव कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, कुछ देर के बाद टेम्परेचर चेंज जब आता जाएगा तो वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे। अब ये कब आप ऑब्जर्व करेंगे, जब टेम्परेचर क्या होगा, राइज करता जाएगा। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ मेटल्स, अब सॉलिड्स है जाहिर बात है उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके कुछ इलेक्ट्रॉन उनके भी होंगे जो फ्री हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर जो है। तो फिर वो क्या करेंगे, थर्मली एक्साइट हो जाएंगे, उनकी एनर्जी क्योंकि बढ़ गई, वो वाइब्रेट ज्यादा करने लग जाएंगे, तो वो क्या करें, कंडक्ट भी करवा सकते हैं। देर आर सम रेफरेंसेस ऑफ द बुक्स। यहाँ तक ये जो टॉपिक है अभी कंटिन्यू किया हुआ है, तो ये कुछ बुक्स हैं दो आपके पास। अगर आपको किसी तरीके का कोई हेल्प चाहिए हो तो आप ये जो है ना बुक से रेफरेंस ले सकते हैं। होपफुली कि आपको अभी तक स्पेसिफिक हीट का ये जो टॉपिक मैंने अभी डिफाइन किया है समझ आ गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। ये रेफरेंस बुक है आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की और बाय M.A. वहाब, और एक आपकी बुक है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय चार्ल्स किटल। आपको दोनों बुक्स रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको नेसेसरी हो। थैंक यू सो मच।